वेलकम टू SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई मेन 22 जनवरी 2025 सेशन 2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11 क्या है। इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन वर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन वर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एनी कॉन्स्टेंट देन g1/2 इज इक्वल टू, यानी हमें यहाँ से इसको सॉल्व करके gx निकालना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ex के साथ आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन है। तो जब भी कोई भी इंटीग्रल फॉर्म में ex के साथ है तो एक फॉर्मूला होता है कि ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल टू होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस सी। तो जब भी ई एक्स के साथ आपके पास कोई एक्सप्रेशन मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हम एफ एक्स और एफ डैश एक्स को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे यदि हम एफ एक्स इक्वल टू लेके चलेंगे एक्स साइन वर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या ये जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। देखें यहाँ पे क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, और फिर इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम गिवन एक्सप्रेशन को ले सकते हैं आई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन डी एक्स ई एक्स इंटू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको हम ले सकते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये इसको दिए एफ एक्स मानते हैं तो ये एफ डैश एक्स हो गया, तो इसका आउटपुट मिल जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है यहाँ पे एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट सी। और एज पर क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इक्वल दिया हुआ है जी एक्स प्लस सी, यानी हम इसको देखें तो ये इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स प्लस सी, यानी हमें जी एक्स की वैल्यू मिल गई जी एक्स इक्वल टू एक्स ई एक्स एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल गई जी एक्स की वैल्यू। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि g1/2 निकालना है, यानी यहाँ पे हम x इक्वल 1/2 पुट करें। तो यदि यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा g1/2 इक्वल टू ई पावर 1/2 इंटू 1/2 साइन इनवर्स 1/2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया रूट ई, ये हो गया 1/2 इंटू साइन वर्स 1/2 मिल गया ये π/6 अपॉन ये हो गया रूट 3/2, तो 2 और 2 ये कैंसिल हो गए, यानी ये हो गया π/6 और रूट ऑफ ई अपॉन 3। तो देखें ये पार्ट आपको मिल रहा है π/6 रूट ऑफ e/3। देखें यहाँ पे ये मिल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर थर्ड है π/6 रूट ऑफ e/3।
तो 11 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस कॉस थीटा इंटू x माइनस 1 इक्वल 0 where theta belongs to 0 से 2 pi. If small m and capital M are the minimum and maximum value of alpha 4 plus theta 4, then find value of 16 capital M plus M is equal to, यानी हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसकी, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। तो देखें यहाँ पे अल्फ़ा थीटा बीटा थीटा इसके रूट्स हैं, तो मान लें अल्फ़ा बीटा है तो दोनों रूट का सम कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2, और दोनों का जो प्रोडक्ट है दोनों रूट्स का ये हो जाएगा सी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस 1/2। हमें निकालना है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, तो अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, तो हम कोशिश करेंगे अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 को इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 1/2, ये इसका स्क्वायर हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब यदि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 और ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2। ये वैल्यू मिल गई अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू मिल गई। अब हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें मालूम है कि कॉस थीटा की रेंज जो होती है ये लाई करेगी -1 और 1 के बीच में, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे हमें यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये होगी जब कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यदि हम 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, यानी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 मतलब 25/16 माइनस 1/2 और इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16, हो जाएगा 25 माइनस 8/16, यानी यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है दैट इज़ कैपिटल M, ये मिल जा रहा है 17/16। तो इसकी जो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हो जाएगी 17/16। अब देखें इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हम कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट कर दें और कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, यानी अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की मिनिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा को 0 पुट करने में मिलेगी। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/2, यानी ये हो गया 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पे जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू स्मॉल m ये मिल गई 1/2। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है स्मॉल m कैपिटल मिलने के बाद वैल्यू निकालना 16 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहाँ पे 16 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू 16 कैपिटल M हो जाएगा 17/16
16 और मिनिमम हो जाएगा 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, यहाँ पे एलसीएम आएगा 16, ये हो जाएगा 17 + 8, तो ये 16 दोनों कैंसिल हो गए और 17 और 8 हो जाएगा = 25। यानी ये जो एक्सप्रेशन है 16 कैपिटल M + स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 25। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेट A = 1 2 3 4 and B = 1 4 9 16, then the number of many one functions from A to B such that 1 belongs to FA is equal to। अब यहाँ पे जो 1 है वो FA का एलिमेंट दिया हुआ है, क्योंकि 1 जो है वो A और B दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A ये इक्वल टू दिए हैं 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B ये भी इक्वल दिया हुआ है 1। तो पहले हम देखें इसमें टोटल कितने फंक्शन बनेंगे। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये हो जाएगा टोटल इक्वल टू 4 की पावर 4 हो जाएगा। ये 4 की पावर 4 ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए। और नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन यानी 1 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट ऑफ A एंड एलिमेंट ऑफ B ये इक्वल टू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपके पास न टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 4 पावर 4 और नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ये हो गया फैक्टोरियल 4। तो टोटल जो नंबर ऑफ मैनी वन, क्योंकि भाई नंबर ऑफ टोटल फंक्शन में 1 1 भी है और मैनी वन भी हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इक्वल टू टोटल फंक्शन माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो इसका जो टोटल फंक्शन है ये है 4⁴ माइनस 4 फैक्टोरियल। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 232। अब यहाँ पे देखें आपके पास, अब यहाँ पे इस 232 में ये एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 बिलोंग्स टू FA, लेकिन बट फॉर मैनी वन फंक्शन जो 1 होगा ये FA में नहीं होगा, मतलब सेकंड साइड उसकी जहाँ पे इमेज होगी वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। सो वी हैव टू रिमूव ऑल मैपिंग विथ 1 के साथ जिसको भी हम मैप करेंगे सभी को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो कितने रिमूव करेंगे भाई, 1 को यदि हम करेंगे तो टोटल आपके पास 3 पहले के लिए, सेकेंड एलिमेंट के लिए भी 3, थर्ड के लिए भी 3 और फोर्थ के लिए भी 3, मतलब ये 3 × 3 × 3 मतलब ये 81 को हमें टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन से माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन इक्वल टू 232 माइनस 81 यानी ये हो जाएगा 151। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 151। 13 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + 2z = 6, 2x + 3y + az = a + 1, -x - 3y + bz = 2b has infinitely many solution, then the value of 7a + 3b निकालना है। तो हमें मालूम है कि फॉर infinitely many solution
क्या हो जाता है, ये होता है डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल जेड इक्वल टू डेल इक्वल टू 0। अब डेल मतलब ये हो गया डिटरमिनेंट, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड को लेकर हम डिटरमिनेंट बना लें, यानी डेल इक्वल टू हो जाएगा कि ये डिटरमिनेंट बना लें, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 a -1 -3 और b, ये हो जाएगा डेल डेल x की वैल्यू इक्वल टू, अब इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, ये है 6a + 1 और 2b, बाकी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एच डी रहेगी, जाएगी 1 3 -3 2a और b, इसको हम 0 कर देंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे। बिल्कुल सिमिलर हम डेल वाई भी कर सकते हैं। डेल वाई में जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है, जो कॉलम है, उसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो ये 1 2 -1 एच डी रहेगा, और जो सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है, उसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। ये हो जाएगा 6a + 1 2b, और जो थर्ड कॉलम है वो भी 2a और b, ये भी हम इक्वल 0 करके वैल्यू यहाँ से अरेंज करेंगे। बिल्कुल सिमिलर डेल जेड, तो डेल जेड में जो कांस्टेंट टर्म उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से, बाकी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के एलिमेंट सेम रहेंगे। तो 1 2 -1 1 3 -3, और जो थर्ड कॉलम होगा उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो जाएगा 6a + 1 और ये 2b, ये इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन ए और बी के लिए इक्वेशन बनेगा, उसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम डेल इक्वल 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इक्वल टू पहले 1, फिर हो जाएगा 3b + 2a -1, ये हो जाएगा 2b + a, फिर +2 -6 + 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3b + 2a -2b - a -6 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा b + a -6 इक्वल 0, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बिल्कुल सिमिलर हम एक डेल एक्स को सॉल्व कर सकते हैं, डेल वाई को सॉल्व कर सकते हैं, या डेल जेड को सॉल्व कर रहे हैं। हम डेल जेड को सॉल्व कर रहे हैं। डेल जेड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ इक्वेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6b + 3a + 3 -1 4b + a + 1 और +6 -6 + 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6b + 3a + 3 -4b -a -1, और ये हो जाएगा -18 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2b + 2a -16 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा a + b -8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम 1 और 2 को सॉल्व कर लें। 1 इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया है b + a -6 इक्वल 0, और सेकेंड इक्वेशन हो गया a + b -8 इक्वल 0। दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 10। ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब ए और बी के लिए फिर हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ 7a + 3 की वैल्यू। तो 7a + 3b ये इक्वल हो जाएगा 7 × 2 + 3 ×
बी इक्वल 10, सॉरी ये इक्वल टू -2 ये है और बी इक्वल टू ये 10 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू मिल जाएगा -14 + 30 यानी हो जाएगा 16। तो इसका जो आंसर, ये आंसर आएगा इसका 16 आंसर आएगा। 14 का आंसर थर्ड, ये 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लेट vector A and vector B are the two unit vectors such that the angle between them is π/3. If lambda A plus 2B and 3A plus lambda B are perpendicular to each other, then the number of values of lambda in interval -2 to 3. यानी यहाँ पे A और B दो यूनिट वेक्टर दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B और दोनों दिए हुए यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों का जो मॉडुलस इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड सच दैट एंगल बिटवीन A एंड B इज़ π/3। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू एंगल बिटवीन देम, और एंगल दिया हुआ है π/3, तो हो जाएगा cos π/3। तो यहाँ पे A डॉट B इक्वल टू दोनों वैल्यू 1 1 है ये, और cos π/3 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B की जो वैल्यू है ये इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। एक चीज़ तो ये हो गई। अगला पार्ट क्या दिया क्वेश्चन में, इफ़ लैम्डा A + 2B एंड 3A + लैम्डा B आर परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे लैम्डा A + 2 लैम्डा B ये जो है ये वेक्टर परपेंडिकुलर है 3 वेक्टर A माइनस लैम्डा B में। जब परपेंडिकुलर इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो लैम्डा A + 2B डॉट 3 वेक्टर A माइनस लैम्डा B ये इक्वल टू 0। इसको ओपन कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3 लैम्डा मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस 6 B डॉट A माइनस लैम्डा स्क्वायर A डॉट B और माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ B स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे मॉड ऑफ A स्क्वायर A डॉट B की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा इंटू 1 या 3 लैम्डा प्लस यहाँ से डॉट बी कॉमन ले तो ये हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू A डॉट B माइनस 2 लैम्डा मॉड ऑफ B की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा बन जाएगा लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर और A डॉट B इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। परफेक्ट फॉर्म में अरेंज करेंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, उसमें लगाते हैं फार्मूला। तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा इक्वल टू माइनस बी यानी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू आ गया सॉल्व करने में 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7। तो देखें भाई यहाँ पे तो ये लैम्डा 1 प्लस माइनस रूट 7 और ये लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटरवल दिया हुआ है ये -1 to 3 -1 to 3। तो देखिए लैम्डा तो इसमें लाई नहीं कर रहा है भाई, कोई भी वैल्यू इस इंटरवल के बीच में नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा इन इंटरवल -1 to 3 इक्वल टू 0, यानी कोई भी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर आएगा D यानी 0। 15 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेट E एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1 व्हेन a ग्रेटर देन b
एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर. लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ई एंड द फोकाई ऑफ एच बी 2√3. इफ small a minus capital A equal to 2 and the ratio of the eccentricity of E and H is 1/3, then the sum of the length of their lateral rectum of the is equal to. यानी हमारे पास एक एलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेर ए ग्रेटर देन बी. तो ए ग्रेटर देन बी मतलब ये जो है ये एलिप्स जो है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. हॉरिजॉन्टल एलिप्स में यदि यहाँ पे हम देखें तो इसका जो फोकाई हो जाएगा, इसके फोकाई हो जाएंगे AE0 और माइनस AE और 0. और तो दोनों जो फोकाई के बीच का डिस्टेंस होगा SS' इक्वल टू ये हो जाएगा 2AE हो जाएगा. और ये जो एलिप्स दिया हुआ है इस एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला हो जाएगा ये होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और इसकी जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है ये इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए. बिल्कुल सिमिलर हाइपरबोला केस में भी देखें. हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये जो हाइपरबोला है ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है. तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला के जो फोकाई हैं ये फोकाई, अब यहाँ पे देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी दिया हुआ है तो इसके फोकाई हम लेते हैं ये हो जाता है AE' और 0 और दूसरी फोकाई हो जाएगी माइनस AE' और 0. और दोनों के जो फोकल डिस्टेंस, दोनों का जो फोकाई है उसका बीच का डिस्टेंस जो होगा इसको हम SS' बोलें. ये इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AE'. और इसमें जो एसेंट्रिसिटी निकालने की जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर E' स्क्वायर माइनस 1 और इसकी जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए. तो ये फॉर्मेलिटी लेकर के, ये इन्फॉर्मेशन लेकर के हम आगे चलते हैं. तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्लियर द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स इज 2√3. यानी दोनों के बीच का जो फोकल डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों फोकस बीच का डिस्टेंस दिया है वो दिया हुआ है 2√3. यानी SS' इक्वल टू 2√3 गिवन है. तो हम दोनों केस में लेके चलें. फॉर एलिप्स के केस में देखें तो यहाँ पे SS' इक्वल टू 2√3 और SS' होता है 2AE इक्वल टू 2√3. यानी यहाँ पे AE इक्वल टू हो जाएगी वैल्यू √3 के इक्वल हो जाएगी. बिल्कुल सिमिलर इन केस ऑफ हाइपरबोला में देखें. फॉर हाइपरबोला केस यहाँ भी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इक्वल दिया हुआ है 2√3 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है फोकल का ये होता है 2AE' इक्वल टू 2√3. तो यहाँ भी AE' इक्वल टू ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा. तो ये दो वैल्यू हमें मिल गई. अब देखा कि क्या दिया हुआ है, इफ स्मॉल a माइनस कैपिटल ए. स्मॉल ए मतलब ये वर्टेक्स ऑफ एलिप्स हो गया और कैपिटल ए मतलब वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला हो गया. दोनों के वर्टेक्स का डिफरेंस इक्वल 2 दिया है एंड द रेशो ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ E एंड H इज 1/3. यानी हमें दोनों का जो एसेंट्रिसिटी का रेशो दिया है वो दिया 1/3. इसका मतलब यहाँ पे AE, अब यहाँ देखें हम कि भाई AE इक्वल टू AE' दोनों की वैल्यू क्या मिली है, इक्वल टू ये मिला है, ये मिल गया, ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा भाई, ये भी √3 हो गया. तो यहाँ पे ये E' इक्वल टू ये भी कितना मिला, √3 मिला. तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि AE इक्वल टू AE' हो गया और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E अपॉन E' ये इक्वल दिया है 1/3. ये गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है. इसका मतलब यहाँ पे हम ये इसको लिखें तो A अपॉन
ए इक्वल टू ई अपॉन ई डैश हो जाएगा, और ये दिया है इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से मतलब ये हुआ कि ए अपॉन ए इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू क्या आ गया, ये 3a आ गया। ये दोनों के वर्टेक्स के बीच का रिलेशन मिल गया, a माइनस 3a इक्वल टू कैपिटल ऑफ 3a। और गिवन क्या है हमारे पास, जो गिवन है ये दिया हुआ है a माइनस ए इक्वल टू 2। यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये जाएगा 3a माइनस ए इक्वल टू 2, यानी यहाँ से 2a इक्वल टू मिल जाएगा ये 2। तो यहाँ पे मिल जाएगा a इक्वल टू 1। तो जब a इक्वल टू 1 होगा देन a इक्वल टू दिया हुआ 3a, और यहाँ पे हम a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 3, यानी कैपिटल A भी मिल गया और स्मॉल a भी हमारे पास मिल गया। तो नाउ फॉर एलिप्स ए ई इक्वल टू है √3, और यहाँ पे a इक्वल टू मिला है 3, तो ये जाएगा 3e इक्वल टू √3। इसका मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स मिल गया 1/√3। ये एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स मिल गया। बिल्कुल सिमिलर फॉर हाइपरबोला देखें। फॉर हाइपरबोला हमारे पास क्या था, ए ई डैश इक्वल टू √3 और कैपिटल ए इक्वल टू 1 है, यानी ई डैश इक्वल टू मिला है ये √3 मिल गया, यानी हमें एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स भी मिल गया और एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला भी मिल गया। तो नाउ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स ये होता है ट्वाइस ऑफ b² अपॉन a। तो यहाँ से हम b निकाल लें, तो b² निकालने के लिए फार्मूला होता है b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो हो जाएगा b² इक्वल टू a² माइनस a² और e²। तो b² इक्वल टू a की वैल्यू दिया हुआ 3, तो a हो जाएगा 9 माइनस ae, और a दिया हुआ √3, तो जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी b² इक्वल टू हो गया ये 6 हो गया। जब b² 6 हुआ तो यहाँ बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स ये इक्वल टू मिल गया ट्वाइस ऑफ b² अपॉन a, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ 6 अपॉन 3, यानी ये इक्वल टू हो गया 4 हो गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स कितनी हो गई, ये 4 हो गई। अब देखें बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं हाइपरबोला के लिए। तो देखिए यहाँ पे फॉर हाइपरबोला देखें, फॉर हाइपरबोला लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये इक्वल टू जाएगा ट्वाइस ऑफ b² अपॉन a, और इसकी एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल b² इक्वल टू a² ई डैश स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये b² इक्वल टू a² ई डैश स्क्वायर माइनस a²। तो ये हो जाएगा a ई डैश का स्क्वायर, और a² की वैल्यू दिया हुआ है 1, यानी a इक्वल टू 1 है तो a² 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा b² इक्वल टू a ई डैश की वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पे b² इक्वल टू आ गया 2 आ गया। जब b² 2 आ गया तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b² अपॉन a, यानी ये होगा 2 × 2 अपॉन 1, यानी ये भी हो जाएगा 4। यानी दोनों की जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो सेम आई, 4 और 4 आ गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखें वहाँ पे बोल रहा है देन द सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ देयर लेटस रेक्टम, यानी दोनों की लेटस रेक्टम का सम निकालना है। तो ये सम हो जाएगा सम ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 4 + 4, यानी ये हो जाएगा टोटल 8।
तो दोनों के लेटेस्ट एक्टम का जो सम होगा वो कितना होगा, 8 होगा। यानी 16 का आंसर थर्ड 8 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.1 and PA upon B and PB upon A are the roots of the equation 12x square minus 7x plus 1 equal 0, then the value of probability of A complement union B complement upon probability of A complement intersection B complement। तो देखिए यहाँ पे PA अपॉन B और PB अपॉन A, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA विद B एंड B विथ A। PA अपॉन B का मतलब हो गया ऑकरिंग ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी ऑकर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी ऑकर्ड। ये दोनों आर रूट्स ऑफ, किसके रूट दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 के। तो यदि हम इसके दोनों के वैल्यू निकाल लें यहाँ पे तो क्या मिलेंगे, देखो ये इसको हम ब्रेक करें तो ये जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा फैक्टर, एक फैक्टर होगा 3x माइनस 1, एक हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 1/4। हम किसी भी को मान लें PA अपॉन B और PB अपॉन A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लेते हैं कि A अपॉन B इक्वल टू ये हो गया 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A ये इक्वल टू 1/4। दोनों हम सब कुछ कर सकते हैं, तो ये हमें पास मिल गई वैल्यू। अब यहाँ देखें, हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B ये होता है ऑकरिंग ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और बिल्कुल सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। यानी हमें यहाँ से अपॉन PA, तो यहाँ से हम PA और PB निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, यहाँ पे PA अपॉन B की वैल्यू पुट कर दें। ये दिया हुआ 1/3 इक्वल टू ये दिया है 0.1 अपॉन PB। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो PB की वैल्यू मिल जाएगी 0.3, मतलब ये हो जाएगा 3/10। ये हो गई PB की वैल्यू। बिल्कुल सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, और PB अपॉन A की वैल्यू दिया हुआ है 1/4, ये इक्वल टू ये दिया हुआ है 0.1 अपॉन PA। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है ये मिल जाएगा 0.4, मतलब 4/10। तो ये PA और PB मिल गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे A बार इंटरसेक्शन B बार और A बार यूनियन B बार। तो उसके लिए हमको पहले PA यूनियन B निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू ये हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA इक्वल टू दिया हुआ है 0.4 बोल सकते हैं, प्लस ये दिया है 0.3 और ये हो जाएगा 0.1। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है ये मिल गया 6/10 मिल गया। अब देखें जो निकालना है वो लिखते हैं। अब हमें जो निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन B बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। तो इसमें हम लगा दें डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A
इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अपॉन यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये दोनों की वैल्यू हमें मालूम है, पुट कर दें यहाँ पे। तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.1 अपॉन, और ये यूनियन बी हो गया 0.6, तो ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.4, यानी डायरेक्ट आंसर आएगा इसका 9/4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9/4 आएगी। देखिए यहाँ पे ये दिया 17 का आंसर, थर्ड में 9/4, तो 17 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई सेटिस्फाइंग 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। हमें निकालना है टोटल वैल्यू ऑफ थीटा जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे, और जितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं उनका सम निकालना है इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में। तो देखिए यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें क्वेश्चन, तो ये दिया है साइन, ये दिया है कॉस। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लें, इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और दोनों को यदि हम ऐड कर दें 1 + 2, तो यहाँ देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, ये हो जाएगा 2i ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 3 sin थीटा। तो ये आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू, अब ये कॉस 2 थीटा और यहाँ साइन दिया है, तो हम ये कॉस 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है ये 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा, यानी ये साइन के लिए क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लें, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, इसके फैक्टर बनेंगे 2 sin थीटा माइनस 1 और साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1। अब यहाँ देखें, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे मिल जाएगी थीटा इक्वल टू, ये होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ हो जाएगा π/6 और ये हो जाएगा 5π/6, क्योंकि इंटरवल दिया हुआ 0 से 2 पाई। लेकिन यदि साइन थीटा इक्वल टू 1 हमने लिया, यदि हम साइन थीटा 1 लेंगे तो देखें इक्वेशन 1 से, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो ये जाएगा 2 इक्वल टू cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें इस वैल्यू को यहाँ पे नेगलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय इक्वेशन 1 cos 2 थीटा इज कमिंग टू विच इज नॉट पॉसिबल, तो नाउ साइन थीटा इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। तो नाउ वी हैव ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, दैट इज थीटा इक्वल टू π/6 एंड 5π/6, दोनों का सम पूछ रहा है ये, तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इक्वल टू हो जाएगा ये π/6 प्लस 5π/6, मतलब ये आएगा 6π/6, मतलब हो जाएगा ये पाई। तो जो भी पॉसिबल वैल्यूज मिल रही है उसका सम कितना आ रहा है, ये पाई हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पाई होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, लेट द कर्व z1 + i + z बार 1 - i इक्वल टू 4 where z belongs to complex number, divide the region mod of z - 3 less equal to 1 into the 2 parts of area alpha and beta, then mod of alpha minus beta इक्वल टू, यानी हमारे पास 2 कर्व दिए गए हैं, z1 + i + z बार 1 - i इक्वल टू 4, जहाँ पे z कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा रीजन दिया हुआ है mod of z - 3 less equal to 1। इन दोनों का जो बाउंडेड पोर्शन है
वो 2 पार्ट में एरिया में डिवाइड किया है, अल्फ़ा और बीटा। तो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट z बार इक्वल टू हो जाएगा ये x माइनस आई वाई। तो यदि हम दोनों को ऐड करें तो z प्लस जेड बार ये इक्वल टू हो जाएगा 2x और z माइनस जेड बार इक्वल टू ये हो जाएगा 2 आयोटा y। अब यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है, इसको हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये होगा z प्लस जेड आई प्लस जेड बार माइनस जेड बार आई इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम z और z बार को एक ब्रैकेट में ले लें तो z और z बार प्लस i कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा z माइनस जेड बार इक्वल टू 4 और z प्लस जेड बार इक्वल हो जाएगा 2x प्लस i इंटू 2iy इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी ये मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिल गई आपको। अब स्ट्रेट लाइन यदि हम देखें यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन यदि हम इंटरसेप्ट निकाल लें इसका, यदि हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2, और यदि यहाँ पे हम y इक्वल 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 और 0। अब दूसरा कर्व देखें, दूसरा कर्व दिया हुआ है मॉड ऑफ z माइनस 3 लेस एन इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ z माइनस लेस इक्वल टू 1 का मतलब हो गया यहाँ पे हम z इक्वल पुट कर दें x प्लस आई वाई माइनस 3 मॉड लेस एन इक्वल टू 1, तो ये होगा x माइनस 3 प्लस आई वाई लेस एन इक्वल टू 1, और मॉड ऑफ z होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस एन इक्वल टू 1, तो ये बना x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक बन गया सर्कल। ये सर्कल होगा जिसके सेंटर जो हैं, इस सर्कल के सेंटर 3 0 होंगे और इस सर्कल का जो रेडियस है ये हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमें दोनों का बाउंडेड एरिया निकालना है। तो देखें ज़रा, तो दोनों के बाउंडेड एरिया से पहले हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर लें। तो दोनों कर्व क्या क्या आपके पास मिल गए, हमारे पास जो कर्व मिले हैं ये मिला एक सर्कल, ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। इन दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करें तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें या x की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ y पुट करें तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे तो फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2 और 3। तो जब x इक्वल 2 और 3 आएगी तो हम यदि पॉइंट हम x और y एक्सिस में निकाल लें या फिर x इक्वल 2 और 3 पुट करेंगे, तो जब x इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1, और जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 0, यानी दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे वो मिलेंगे 3 1 और ये मिलेंगे 2 और 0। अब देखें ज़रा, अब ये सभी को हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें, पहले दिया सर्कल, सर्कल क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इसका सेंटर दिए 3 0 और रेडियस 1। तो ये मान लेते हैं, ये 0 0 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो ये 3 0 पॉइंट हो गया,
और इसका रेडियस है 1 है। जब 1 रेडियस है और ऑन दी एक्सेस है, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये 4 0 होगा और ये पॉइंट ऑन दी एक्सेस मिल जाएगा 2 और 0। तो देखें यहाँ पे आपके पास लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं। तो ये देख रहे हैं ये 3 1 और 2 0, मतलब एक दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये 2 0 तो है, दूसरा दिया 3 1। तो 3 1 यदि हम देखें यहाँ पे तो ये रेडियस 1 है, यहाँ पे रेडियस हम 1 माने, ये 1 रेडियस 1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये 3 1 होगा। इसका मतलब जो लाइन है ये लाइन आपकी ये लाइन बन जाएगी। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 2 और ये सर्कल दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया, ये रेडियस 1 हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 3 और 0। अब देखें क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कर्व दिस एंड दिस डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स ऑफ एरिया अल्फा एंड बीटा। यानी 2 पार्ट, मतलब एक पार्ट ये हो गया, ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोला है अल्फ़ा, इस पार्ट को बोला है अल्फ़ा, और दूसरा पार्ट ये पार्ट हम मान लें, ये पार्ट हम मान लें इसको बोला है ये, देखें इसको, ये पार्ट जो है इसको बोला है बीटा और यहाँ पे ये पार्ट को बोला है अल्फ़ा। यानी हमें ये जो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो पहले हम अल्फ़ा निकालें यहाँ से। तो देखें ज़रा क्या होगा, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा की, ये अल्फ़ा है। तो देखें यदि हमें ये पार्ट निकालना है तो देखें ये जो है ये तो क्वाड्रेंट है, एक सर्कुलर क्वाड्रेंट हो गया। तो हम क्या करें, टोटल क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, ये पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, और क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दें, जिसका बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब ये जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, जहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 है। इसमें से माइनस कर दें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ये हो जाएगा बेस 1 इंटू 1 और ये होगा इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा ये π/4 माइनस 1/2। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब हम निकालें बीटा, तो बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखें ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन इनसाइड दी सर्कल। अब इनसाइड दी सर्कल यदि हम करें यहाँ पे, तो इसमें हम क्या कर दें, यानी हमें निकालना है ये वाला एरिया आउटर साइड। मैंने आपके पास जो रिमेनिंग एरिया बचा है अल्फ़ा तो निकाल लिया, अब बीटा के लिए ये वाला एरिया निकालना। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 क्वाड्रेंट तो दिख रहे हैं, एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट है ये, एक क्वाड्रेंट है ये और एक क्वाड्रेंट है, यानी हम तीनों सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें और उसमें ये जो ट्रायंगल है उसको हम ऐड कर दें, तो ये निकल जाएगा बीटा का। इसको हम क्या बोलें, इसको बीटा बोलें। तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया फाइनली, बीटा इक्वल टू हो गया कि ऑल दी 3 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो 3 क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे आर इक्वल टू कितना है, ये 1 है। इसमें हम कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसको हम यहाँ पे ऐड कर दें, तो प्लस हो जाएगा ये 1/2 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर नहीं, ये होगा आपका 3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3π/4 और प्लस 1/2, ये हो गया बीटा। अब क्वेश्चन बोला दोनों का डिफरेंस निकालें, तो दोनों का डिफरेंस मतलब हमें निकालना है मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है π/4 माइनस 1/2 माइनस 3π/4 प्लस 1/2, तो ये हो गया π/4 माइनस 1/2 माइनस
3π/4 और ये -1/2, यानी ये हो गया -π/2 -1, यानी टोटल ये होगा π/2 + 1। तो देखिए इसका एरिया क्या होगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा π/2 + 1, ये π/2 + 1 दिया है, मतलब 19 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the curve y = x² - 4x + 4 एंड y² = 16 - 8x। दोनों पैराबोला दिए हैं, दोनों पैराबोला के बीच का बाउंडेड एरिया हमको निकालना है। तो देखें y = x² - 4x + 4, तो इसको लिख सकते हैं y = ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, y = x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये पैराबोला है, इसके वर्टेक्स देखें हम, तो इसके जो वर्टेक्स हैं ये वर्टेक्स हो जाएंगे 2 और 0, और इसके वर्टेक्स होंगे 2 0, और ये पैराबोला हो जाएगा एक अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ये वाला आप देखें y² = 16 - 8x, तो ये हो जाएगा y² = -8 यदि कॉमन ले लें तो ये हो गया x - 2, यानी ये भी एक पैराबोला है जो कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, और इसके जो वर्टेक्स हैं ये वर्टेक्स भी 2 और 0 हैं, यानी दोनों के वर्टेक्स सेम दिए हैं। अब एक तो ये है कि हम दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और फिर दोनों का बाउंडेड एरिया निकालें। उससे बेटर है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि इफ़ y² = 4x और x² = 4by, ये दो पैराबोला के बीच का डायरेक्ट एक एरिया का फॉर्मूला होता है। देखें ये हो गया अपवर्ड पैराबोला और ये हो गया राइट हैंडेड पैराबोला। तो इसके एरिया निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है कि हम यहाँ पे देखें इसका एरिया बिना इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, इसका एरिया होता है a = 16/3 a और b। तो डायरेक्ट इस फार्मूले से इसका एरिया निकाल आता है। इसी कॉन्सेप्ट में देखें हम पैराबोला दिया हुआ है y = x - 2 का स्क्वायर, और दूसरा पैराबोला दिया हुआ है y² = -8x - 2। यदि यहाँ पे हम x - 2 को कैपिटल X मान लें, यहाँ भी हम x - 2 को यदि हम कैपिटल X मानें, तो ये बन जाएगा x² = y, और ये बन जाएगा y² = -8x। अब इसको हम गिवन जो रूल है, जो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट से यदि हम कंपेयर कर लें तो देखो इसको हम कंपेयर करते हैं x² = 4by से, तो यहाँ पे 4b = आएगा 1, यानी b = हो जाएगा 1/4, तो b मिल गया। और बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम कंपेयर करें y² = 4ax से, तो यहाँ भी 4a = मिलेगा -8, और यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो डायरेक्ट हम लगा दें एरिया, यानी आपके पास ये जो फिगर बन जाएगा, तो ये बन गया x² = y, और ये बन गया y = -8x। मतलब यहाँ जो पैराबोला होगा वो ये एक अपवर्ड पैराबोला हो गया, और एक हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ये। तो ये हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो हाँ, शिफ्टिंग में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया a = 16/3 AB, एरिया ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 16/3, a = मिल जाएगा -2, और b मिल जा रहा है 1/4 इसका मोड। तो इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 8/3। तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा 8/3। देखें इसका आंसर डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 8/3 यानी 1 होगा। ओके, थैंक यू।